नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है मैं इस घर के लिए बहू नहीं अपने लिए बेटी लाई हूँ। अपने बदले हुए हालात देख देख कर बिन्नो की बार बार रुलाई फूट रही थी। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया था। मायके में उसकी खिलखिलाती हंसी, वह चुलबुलापन, वह अल्हड़पन, वह चहचहाना और वह बचपना, सब कुछ एक ही झटके में वक्त अपने साथ कैसे ले गया, जैसे कोई बवंडर आकर पलक झपकते ही सब कुछ अपने में समेट ले गया हो। उसकी रुलाई उमड़ घुमड़ कर अंदर ही अंदर उसको घुटन दे रही थी, पर मजबूरी ऐसी थी कि मेहमानों की इतनी भीड़ के बीच वह आंसू भी तो नहीं बहा सकती थी। क्या क्या सपने उसने सजोए थे और क्या क्या सपने दिखाए थे उसकी सहेलियों ने, उसके घर वालों ने और मिलने वालों ने। जिसे देखो वह यही कहता था, तेरे तो ऐस हो गए बिन्नो, अरे मांग कर लड़की ले जा रहे हैं, राज करेगी राज अपने घर में। नानी की यह आवाज़ उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। विदा के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो वहां की रस्में वगैरह निपटते निपटते रात का 1 बज गया। थकी आरी बिन्नो इसी प्रतीक्षा में थी कि कोई आकर उससे कहेगा कि जाकर सो जा। थोड़ी देर बाद उसकी सास आई और बोली, जा सो जा बिन्नो, रात बहुत हो गई है। बिन्नो को तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई, पर अपनी सास की बाकी की बात सुनकर उसे लगा कि उसका यह सुख क्षणिक ही था। और फिर सवेरे तुझे जल्दी भी तो उठना है। देख, संजू के बाबा दादी को सुबह 4 बजे उठने की आदत है। उन्हें उठते ही चाय चाहिए होता है। वे लोग तेरे हाथ की चाय पीने की जिद कर रहे हैं। अपने कमरे में आई तो संजू गहरी नींद में सो चुका था। बिन्नो बिना कोई आहट किए उसके बगल में लेट गई। दिन भर सिर झुकाए झुकाए बैठे रहने से गर्दन दुख रही थी। लेटते ही पलकें झपकने लगी। उठ बिन्नो, 9 बज गए, कब तक सोती रहेगी। 2 बार चाय रख कर गई, दोनों बार ठंडी हो गई। दीदी ने उसे अच्छी तरह से झिझोड़ दिया था। अरे सोने देना बेचारी को, आज कौन सा कॉलेज जाना है। पापा की प्यार भरी आवाज़ आई, जिसने एक मीठी लोरी का काम किया और बिन्नो चादर मुंह तक ओढ़कर और गहरी नींद में सो गई। उसने दीदी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सो ले लाडो, जब ससुराल में सास की झिड़की पड़ेगी तो अक्ल ठिकानी आ जाएगी। दीदी मुस्कुराती हुई कमरे के बाहर चली गई। मायके में थी तो वहाँ कोई भी उसे 8-9 बजे से पहले नहीं उठाता था। घर में सबसे छोटी होने के कारण कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो उसे ही चाय बनानी पड़ेगी, वह भी सुबह 3 बजे उठकर। घर में इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी उसे ही कहा गया है। अतीत की बातों को सोचते सोचते न जाने कब सो गई वह। आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए और सूख कर अपना निशान छोड़ गए। दरवाजे पर जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। ठीक 3 बज रहे थे। दरवाज़ा खोला तो सामने सास खड़ी थी। बिना कुछ बोले वह चली गई। कितना कठोर लग रहा था उनका चेहरा। उसे माँ याद आ गई। उसका रोना फूट पड़ा। दिन भर में यही तो एक समय था जब उसे रोने को मिल सकता था। सारे दिन तो उसको देखने वालों का तांता लगा रहता था। जी हल्का होने पर उसने वाश बेसिन पर जाकर अपना मुंह धोया। पानी के साथ आंसू भी बह गए। उसका एक और दिन शुरू होने जा रहा था। पिछले 4 दिनों में बिन्नो का बुरा हाल हो गया था। सर झुकाए बैठे बैठे चारों तरफ तमाम औरतों का जमघट अपनी कचर पचर लगाए रहता था। सवेरे से ही उसे नहा धोकर तैयार हो जाना होता था। बैठक में जमीन पर दरी और उस पर गद्दे और गांव तकिए बिछा दिए गए थे। सारी बिरादरी और मोहल्ले की औरतें उसके चारों ओर बिठा दी जाती। सब की सब उसे ऐसे परखती थी मानो बायोलॉजी के क्लास में इकलौते कटे हुए मेढक को देखने पूरी क्लास जुटी हो। बिन्नो कटे हुए मेढक की तरह बिना हिले डुले बीच में सिर झुकाए बैठी रहती। एक एक करके सब औरतों की बारी आती तो वह बिन्नो के पास आकर उसका घूंघट उठाकर उसे देखती और रुपए पकड़ा जाती। बिन्नो रुपए लेकर उनके पैर छूती और रुपए बगल में बैठी अपनी ननद मंजू को पकड़ा देती। एक दिन दोपहर में सारे मेहमानों के जाने के बाद मंजू बोली, चलो भाभी, कमरे में चलकर जरा अपनी गर्दन सीधी कर लो। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि नीचे से किसी महिला की बड़ी जोर जोर की आवाज़ें आने लगी। अरे बहन जी, माफ़ करना, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर हम क्या इतने गैर हो गए हैं कि हमारा 2 मिनट इंतज़ार भी नहीं किया गया। बहू को बिना हमारे देखे ही छुपा दिया। कोई खोट वाली लड़की तो नहीं ले आई हो। अच्छा खासा हंगामा हो गया। बस तुरंत उसकी सास ने ताकीद कर दी कि बिना उनकी इजाज़त के बहू अपने कमरे में नहीं जाएगी। अच्छा नहीं लगता कि उसे देखने वालों को बेवजह इंतज़ार करना पड़े। मायके में इतनी लाडली थी सबकी कि उसके कहीं भी आने जाने पर किसी को रोक टोक नहीं थी।
मस्त तितली की तरह उड़ती फिरती थी वह सब जगह। और यहाँ अपने कमरे में जाने के लिए भी सास जी की आज्ञा की आवश्यकता है। तितली के पर काटने पर उसे कैसी तकलीफ होती होगी अब पता चला बिन्नों को। पड़ोस की चन्नी ताई अगले दिन आई थी। 5-6 औरतों को देखने के बाद उनका नंबर आया। जैसे ही उन्होंने बिन्नों का घूंघट हटाया, उनकी काय काय वाली काली आवाज़ में बिन्नों की सास को उमेटना शुरू कर दिया। अरे वाह, हमको तो पता ही नहीं था कि मुँह दिखाई में मुँह के अलावा भी कुछ देखना है। यह तो यहाँ सब कुछ उड़ेले बैठी है। हम बुढ़ियों को ही बुलाना था तो इतने खुले गले का ब्लाउज पहनाने की क्या जरूरत थी। फिर बुआ सास की ओर मुँह करके बोली, जरा कंट्रोल में रखना। यह जो माधुरी दीक्षित उठा लाई हो यह तुम सबको उंगली पर न नचा दे। बिन्नो बहुत घबरा गई। उसे उम्मीद थी कि घर का कोई सदस्य कुछ उसकी तरफ से बोलेगा, पर कोई कुछ न बोला। अगले दिन सवेरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो बुआ जी और उनके पीछे बिन्नो की सास खड़ी थी। दोनों धड़धड़ाती हुई कमरे के अंदर आ गई। बिन्नो, तुम्हारे पास कोई ऊंचे गले का ब्लाउज नहीं है? बिन्नो की बुआ सास उसकी अलमारी पर नज़र मारते हुए बोली, है बुआ जी, 1-2 साड़ियों के साथ है। ठीक है, तो आज वही पहनकर नीचे बैठक में आओ। कहते हुए बुआ जी ने कड़ी नज़र संजू की माँ पर मारी, मानो कह रही हूँ कि तुम भी तो कुछ डांटो। बिन्नो की सास ने आदेश पारित किया और आगे से भी ध्यान रखना, ऐसी ही ब्लाउज वाली साड़ियाँ पहनकर नीचे आना। सास जी बिन्नो को आदेश देकर अपना कठोर चेहरा लेकर नीचे चली गईं। बिन्नो डबडबाई आंखों के धुंधलेपन में अपनी साड़ी ब्लाउज टटोलने लगी। दीदी, मैं अपनी जीन्स स्कर्ट वगैरह भी रख लूं? शादी से पहले अपने सामान की पैकिंग करते समय पूछा था बिन्नो ने। जवाब नानी ने दिया था। वह लोग कह गए हैं कि तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे, जैसी मंजू वैसी ही तू। मंजू तो यह सब पहनती है और वह तो तुझसे 3 साल बड़ी भी है। ले जाना, साड़ी की तुझे आदत ही कहाँ है। वाकई साड़ी तो उसने एक ही बार पहनी थी, छोटी छोटी थी सब, पर उसकी सारी सहेलियों ने तय किया था कि दीदी के शादी में सब साड़ियाँ ही पहनेंगी। साड़ी पहनकर जब वह बाहर निकली थी तो सबने उसके रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उसके पापा उसे देखते ही रह गए थे। नानी से बोले थे, देखो माताजी कितनी बड़ी लग रही है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। बिन्नो ने तुरंत जाकर शीशे में स्वयं को निहारा और दीवार पर टंगी हुई माँ की तस्वीर से मिलान किया। पापा सही कह रहे थे। अगर वह साड़ी पहने हुए अपनी फ़ोटो माँ की फ़ोटो के बगल में लगा दे तो दोनों एक सी लगेंगी। अंतर केवल एक ही होगा कि माँ की फ़ोटो पर माला टंगी थी। दीदी की जयमाल के समय जब वह दीदी के साथ चलकर मंच तक आई तो संजू की नज़र उस पर ठहर गई। सुना है घर जाकर उसने जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगा तो बिन्नो से ही। संजू के माँ बाप बिन्नो के घर रिश्ता लेकर आए थे। बिन्नो के पापा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हमारे अहो भाग्य जो आप लोग हमारे घर तक आए, पर लड़की तो अभी 11वीं में ही पढ़ रही है, अभी बहुत छोटी है। बिन्नो की सास ने उनकी बात काटी। हमारे बेटे ने आज तक जिस खिलौने पर भी हाथ रख दिया वह घर में आ गया। फिर यह तो बहुत ही नायाब चीज़ है, उसकी जीवन संगिनी है और हमारे घर की लक्ष्मी है। जब उसने पसंद कर ली है तो लड़की तो हमारी हुई, हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे। पापा ने फिर जिद करी, देखिए अभी अभी बड़ी की शादी करके निपटा हूँ, इसके बारे में तो मैं सोचा ही नहीं हूँ। एक तो सबसे छोटी और फिर मिन माँ की बच्ची, इस बेचारी को तो कुछ भी नहीं आता, न घर संभालना न खाना पकाना। यह बेचारी तो ठीक से साड़ी भी नहीं बांध पाती है। उसकी चिंता आप मत करिए, संजू की मम्मी ने बीच में ही टोका। भगवान की दया से घर संभालने और खाना वगैरह बनाने के लिए नौकर चाकर हैं हमारे घर में। इसको तो रसोई में कदम भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही साड़ी वगैरह की बात, तो जैसे हमारी मंजू वैसे ही है। आजकल की लड़कियां तो जींस और सूट में घूमती हैं जी। मंजू के जाने के बाद यही तो उसकी कमी पूरी करेगी। पापा ने कितना समझाया था पर उनकी एक न चली। वह लोग रोक लगाकर चले गए। जाते जाते बिन्नो की सास दोबारा कह गई थी, भाई साहब चिंता मत करिए, बिन्नो बिल्कुल मंजू की तरह ही रहेगी। यह सब ढकोसला था क्या? बिन्नो को तो खुले गले का ब्लाउज भी मना कर दिया गया, फिर वह जींस या स्कर्ट के तो ख्वाब ही भूल जाए। बिन्नो ने डबडबाई आंखों से नीली जरी की साड़ी और ऊंचे गले का ब्लाउज निकाल कर पहना और नीचे पहुंच गई। फिर वही बायोलॉजी का मेढक और पूरी की पूरी क्लास। उस दिन फर्क इतना था कि क्लास में चेहरे कुछ नए थे। वह कटे मेढक की तरह निर्जीव सी बैठी रही और मशीन की तरह पैर छू छू कर रुपए मंजू को पकड़ाती रही। उसके अंदर ही अंदर रुलाई के बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे।
क्या सुहाने दिन थे मायके के, और अब क्या हो गया। उसका जी चाह रहा था कि सब लोग थोड़ी देर के लिए विलीन हो जाएं, उसे अकेला छोड़ दें, जिससे वह जी भर कर रो ले, जैसे वह छुटपन में माँ की गोद में छुप कर रोती थी। एक बार माँ की गोद में छुप गई तो मानो सारी दुनिया विलीन हो गई और वह अकेली हो गई। घूंघट के अंदर ही उसकी रुलाई निकल पड़ी। इससे पहले कि अगली औरत मुंह दिखाई के लिए आ पाती, बिन्नो ने जल्दी से रुमाल घूंघट के अंदर ले जाकर अपने आंसू पोंछने शुरू कर दिए। पास ही बैठी मंजू ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना भाभी? बिन्नो ने बहाना बना दिया, थोड़ा दर्द हो रहा है सर में। बिन्नो की सास को बताया गया तो तुरंत आदेश हो गया कि मंजू बिन्नो को उसके कमरे में ले जाए। कमरे में पहुंचकर बिन्नो को बड़ी राहत मिली। मंजू ने उसका घूंघट हटाकर उसे लेटा दिया और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर दबाने लगी। रहने तो दीदी, अभी ठीक हो जाएगा। दोनों बातें करने लगी। धीरे धीरे बिन्नो का ध्यान बटा तो उसका जी हल्का हो गया। दोनों की बातों का दायरा बढ़ा। अपने अपने कॉलेज की बातें, सहेलियों के किस्से, फिल्मों की बातें, न जाने क्या क्या बातें होने लगी। वक्त का पता ही न चला। न ही बिन्नो को यह ध्यान रहा कि वह अपनी ससुराल में है। अचानक बात करते करते मंजू ने चन्नी ताई की बोलने की स्टाइल की नकल उतारी। बिन्नो का तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया। उसके ठहाके उसके कमरे से होते हुए शायद नीचे तक पहुंच गए। उसको पता तब चला जब बुआ जी दहाड़ी, देखो तो कैसे ठीस रही है मुंह फाड़ के। इतना भी ख्याल नहीं है कि घर में मेहमान बैठे हैं। किसने कहा था भाभी यह 1.5 बित्ते की लड़की उठा लाने को? घर वालों ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई। बिन्नो की हंसी को ब्रेक लगा। उसे ध्यान आया कि वह अपनी ससुराल में है, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसकी सास ऊपर आ चुकी थी। आते ही उन्होंने मंजू को डांटा, क्या ठीठी लगा रखी है? तुझे बिन्नो को आराम कराने के लिए भेजा था? ऐसे हंसा जाता है कि पूरा मोहल्ला सर पर उठा ले। डांट तो मंजू को पड़ी थी, पर बिन्नो जानती थी कि निशाना वही थी। सास अपना कठोर चेहरा लेकर वापस चली गईं। मंजू भी माँ की डांट खाकर खिसक ली। बिन्नो को याद आया कि एक दिन उसने घर भर में रूठ कर मौन व्रत धारण कर लिया था। न सिर्फ पूरा घर बल्कि मोहल्ले की कुछ पड़ोसिनें भी आ गई थी पूछने कि आज बिन्नो घर पर नहीं है क्या। उसकी हंसी नहीं सुनाई पड़ी। पापा ने ऑफिस से आते ही पूछा, तेरी तबीयत तो नहीं खराब है? आज तेरे ठहाके नहीं सुनाई पड़ रहे। नहीं, ठीक हूँ। तो फिर बेटा हर समय हंसती ही रहा कर। तेरी हंसी की आवाज़ बंद होती है तो मुझे घबराहट होती है कि कहीं तू बीमार तो नहीं है। एक मेरा पीहर था जहाँ मेरी हंसी की कितनी कद्र थी, और एक यहाँ अकेले कमरे में उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। आखिर छोटी सी बच्ची ही तो थी बिन्नो। इतने अजनबियों के बीच में किससे कहे वह अपने मन की व्यथा। सभी नए लगते थे और पराये भी। संजू पर भी कितना विश्वास करे। कहीं उसी ने मम्मी जी से जाकर शिकायत कर दी तो? घर पर फोन करेगी तो वहाँ सबको तकलीफ होगी। कितनी हिम्मत बढ़ाकर भेजा था सबने। तू जिस घर की अमानत है उसी घर में जा रही है। उस घर में तुझे माँ मिलेंगी, अब वही तेरी माँ है। ऐसी भी कहीं माँ होती हैं, बिल्कुल पत्थर। पहले तो कितनी बढ़ बढ़कर बातें करती थी और अब मेरे पापा को भी बुद्धू बनाया। बिन्नो रोते रोते सो गई। शाम 5 बजे आँख खुली। उसका सिर भारी हो रहा था। ससुराल, शादी, पति, सासू माँ, नया घर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे अपनी सहेलियाँ, अपनी आज़ादी आदि याद आने लगे। ऐसी तबीयत अगर उसके घर में हुई होती तो उसने पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लिया होता और पूरा मोहल्ला ही उसकी तीमारदारी में लग गया होता। उसका मन हो रहा था कि बस किसी तरह उड़कर अपने घर पहुंच जाए, पर अभी तो उसे अपने घर जाने में 1 हफ्ता बाकी था, और फिर अगर वह चली भी गई तो कितने दिन रह लेगी वहाँ? हमेशा के लिए तो नहीं। कितनी अजीब बात है लड़कियों के लिए। अपने घर में वह उम्र भर पराए घर की अमानत रहती हैं, और जिस घर की अमानत है वहाँ पराई जैसी लगती हैं। दरवाजे पर खटका सुनकर वह पलटी तो देखा सास खड़ी थी। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। नपे तुले सवाल का नपा तुला जवाब दिया बिन्नो ने। एक तो नई बहू और फिर छोटी उम्र की होने के कारण वह डरती थी कि कहीं मुँह से कोई गलत बात न निकल जाए। सास ने उसका चेहरा देखा तो चौंक गई। अरे तेरी आंखें तो सूजी हुई है, तू रोई थी बेटा? ससुराल में अपने लिए पहली बार बेटा शब्द सुनकर बिन्नो की थोड़ी हिम्मत बंधी। बहुत रोकते हुए भी उसका 4 दिन का दबा हुआ उबाल उसके होठों पर आ गया। अपनी रुलाई को रोकते हुए उसने रूधे गले से कहा, माँ एक बात पूछूं? पूछ।
पैदा होने के बाद से ही लड़कियों को कहा जाता है कि वह पराया धन है, पराई अमानत है, उन्हें पराए घर जाना है जो उनका असली घर है। और जब मैं इस घर में आई, जिस घर की मैं अमानत कही जाती रही, तो मुझे अपनाए जाने में सबको बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं अपने मायके में सारी ज़िंदगी पराई अमानत रही और अब यहाँ भी पराई हूँ। कौन सा है मेरा असली घर? बिन्नों की सास उसे थोड़ी देर घूरती रही, कुछ बोली नहीं। शायद माँ के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, या मैंने ही कुछ गलत पूछ लिया, बिन्नों ने घबरा कर सोचा। बिन्नों की सास बिना कुछ बोले उसकी अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मैंने अलमारी से तेरे कपड़े निकाल दिए हैं, यही पहन कर नीचे आ जाना। उसकी सास इतना आदेश देकर कमरे से बाहर निकल गई। इसके अलावा कुछ न बोली। उनका चेहरा और कठोर हो गया था। जीना सीधा ड्राइंग रूम में उतरता था। बिन्नों ने जैसे ही नीचे जाने के लिए जीने पर कदम रखा, सारे मेहमानों की नज़र उस पर पड़ी और सबकी सांस ऊपर की ऊपर ही रह गई। बिन्नों सफ़ेद जींस और काली टी शर्ट पहने हुए नीचे उतर रही थी। खुले बालों में वह एकदम बच्ची लग रही थी। सबसे पहले बुआ जी ने दहाड़ने की कोशिश की। अरे भाभी देखो तो अपनी लाडो। इससे पहले कि बुआ जी अपना वाक्य पूरा कर पाती, बिन्नों की सास की आवाज़ गूंजी। यह कपड़े मैंने ही उसे निकाल कर दिए हैं, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। बुआ जी कहाँ मानने वाली थी, पूरा गुबार निकालने पर उतारू थी। ये क्या गजब कर रही हो भाभी, इतने मेहमानों के सामने कुछ तो ख्याल कर लिया होता। घर की इज्जत का, नई बहू इन कपड़ों में और वह भी खुले बालों में। बिन्नों की सास ने हाथ से उनको चुप रहने का इशारा किया और सिंगनी की तरह दहाड़ी। कर लिया बहुत ख्याल मैंने इस घर की इज्जत का। जिसने जैसा कहा मैं उससे वैसा ही कराती रही। उसका आना जाना, हंसना बोलना, पहनना, सब पर अंकुश लगा दिया था आप लोगों ने। जैसा आप सबने आदेश किया उस बेचारी ने माना, बिना चू किए। 4 दिन में आप लोगों का ख्याल करके मन महसूस कर रही, पलट कर कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने बहू बनाकर रखा उसे, पर मैं अपने लिए बेटी लाई थी, घर में बहू नहीं। अगर आप सबके बहू के अरमान इतने ही थपेड़े मार रहे हैं तो मैं अभी जिंदा हूँ। आप लोग अपने अरमान मुझ पर निकाल सकते हैं या अपने अपने घर में अपनी बहुओं पर निकाल लें। मैं हूँ आपकी बहू, यह नहीं। इस पर मेरा अधिकार है और इस पर मैं अपने बरसों के सारे अरमान निकालूंगी। जैसा चाहूँगी वैसा रखूँगी। और मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ कि यह मंजू की जगह आई है और मंजू की तरह ही रहेगी, बहू बहू की तरह नहीं। जैसे मंजू हमारे घर के लिए पराए घर की अमानत है, बिन्नों इस घर की अमानत थी और अब अपने घर में आ गई है। पूरी बात एक सांस में कह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कब का शुभ गुबाता ज्वालामुखी फट कर आग उगलने लगा हो। बिन्नों ने देखा उसकी सास लाल तमतमाया चेहरा लिए बुरी तरह हाँफ रही थी। सब घर वाले सहम गए थे, किसी के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। पर बिन्नों का तो खुशी का पारावार न था। वह समझ गई थी कि 4 दिनों से माँ की कठोरता उसके प्रति मेहमानों के व्यवहार के कारण थी, बिन्नों के लिए नहीं। वह दौड़कर माँ से लिपट गई। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि वह जिस घर की अमानत थी वहाँ पूर्ण रूप से अपना ली गई है। दोस्तों, ससुराल आते ही एक लड़की के व्यवहार को सब लोग जज करने लगते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि वह लड़की अपने परिवार को छोड़कर एक अनजाने परिवार में आई है, तो उसे प्यार और सहानुभूति की ज़रूरत है ताकि उसे उस परिवार में एडजस्ट करने में आसानी हो। आपको बिन्नों की सास का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।